शुक्रिया बहुजन यूट्यूबर मीट और इसके आयोजन करने वाले सुमित चौहान का और उनकी पूरी टीम का। एक शेर बड़ा अच्छा है उदय प्रताप जी का कि इस दौर में जहां सब डोल रहे हैं, एक तुझे ही क्या पड़ी है कि सच बोल रहे हैं। तो सच बोलने वाले लोगों की जमात यहाँ इकट्ठा हुई है। आप सबका स्वागत, और मैं बधाई देना चाहता हूँ सुमित को, उनकी पूरी टीम को, कि इतने विपरीत परिस्थितियों में 5वीं बार बहुजन यूट्यूबर मीट उन्होंने आयोजित किया है। कुछ कोशिशें होती हैं जो आगाज तो बहुत शानदार होता है जिनका, मगर वो बहुत दूर तक सफर नहीं तय कर पाते। मिसाल के तौर पर आज जिस कार्यक्रम की जरूरत सोशल मीडिया से जुड़े हर एक शख्स के लिए है, और उनमें भी जो पहली पीढ़ी के लोग हैं जिनके हाथ में कैमरा और माइक है और जिनके दिल में दो चीजें हैं, हिम्मत और जुनून, निडर होकर के अपने समाज, अपने सच को बोलने की हिम्मत, उस तबके के लिए जो सबसे जरूरी कार्यक्रम है वो है यूट्यूब की दुनिया में ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना। और 1-2 बार तो कोई भी कार्यक्रम किया जा सकता है, लेकिन 5वें साल लगातार ये कार्यक्रम आयोजित कर लिए गए और विपरीत परिस्थितियों में कर लिए गए। इनके पास कोई बहुत संसाधन, बहुत बड़ी कोई टीम वो नहीं है। क्योंकि मैं पहले कार्यक्रम से जुड़ा रहा और आज भी जुड़ा हूं, तो मुझे लग रहा है कि एक बधाई आप सबकी तरफ से उस पूरी आयोजन समिति को देनी चाहिए। और बातचीत हो रही है। समर ने कम कर दिया मेरा साल कि मैं 10 साल पढ़ाया था, मैं 14 साल पढ़ाया और प्रोफेसर रहा, दिल्ली विश्वविद्यालय में रहा। एक किताब पढ़ी, बहुत मन से पढ़ी है। कई बार उसमें जब बह जाएं तो तथ्य कहाँ याद रह जाते हैं। तो मैं इस बात के लिए शुक्रगुजार हूं इस पूरी आयोजन समिति का कि जिस व्यक्ति का मूल पेशा प्रोफेसर होना था, और मैं था इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फिलहाल मैं प्रोफेसर नहीं हूं, चाहता तो हो सकता था, बस वही एक कमी रह गई। और जिसको मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, बार बार बोलता हूं क्योंकि उससे हिम्मत मिलती है कि मेरे लहजे में जी हजूर न था और कोई मेरा कसूर न था। तो आज आपके सामने खड़े उसी रीढ़ की वजह से। और मुझे लगता है कि इस बहुजन यूट्यूबर मीट का एक कामयाबी इस बात के लिए भी है कि उसने रीढ़ वाले देश भर के बिखरे अलग अलग इलाकों में काम कर रहे तमाम लोगों को एक जगह इकट्ठा कर दिया है। और मुझे जब से पता चला, कल सुमित से बात हो रही थी, तो उन्होंने भी बताया कि जो एंट्रीज आई हैं वो पूरे देश के अलग अलग कोनों से आई हैं। तो उसके लिए आप सबका स्वागत। और उम्र देखिए ना, 60 साल से लेकर के बहुत कम उम्र के नौजवानों तक एक मिश्रण है, और ये एक बहुत शानदार आयोजन इस बात का लिए है। लेकिन एक प्रोफेसर जिससे अगर आज भी आप पूछेंगे कि आपके दिल का सबसे करीबी पेशा क्या है, तो मैं आज भी कहूंगा कि मैं अपने विश्वविद्यालय में प्रोफेसर होना चाहता हूं। लेकिन हाँ, चूंकि वो परिस्थितियां नहीं है इसलिए हम वहां नहीं है जहां हमें होना चाहिए था, लेकिन हम वहां हैं जहां वो नहीं होने देना चाहते थे, लोगों के दिलों में, लोगों के जहन में और लोगों के यकीन और भरोसे में। और इसलिए मैं आज आपके बीच में हूं। और प्रोफेसर किस बात पर सबसे बेहतर बात कर सकता है, क्योंकि पत्रकार के होना क्या है वो पत्रकारिता के पेशे से जुड़े हुए लोग आपको बताएंगे। सुमित ने अभी बताया, और भी जो वक्ता आएंगे, अभी आशुतोष जी अपनी पूरी बात कह रहे थे, तो ये उस पेशे से सीधे जुड़े हुए हैं। समर बैठे हुए, ये तमाम लोग संस्थान में पढ़े हों या न पढ़े हों,
लेकिन पत्रकारिता से सीधे जुड़े रहे। तो एक पत्रकार होने की तकनीकी खूबियां क्या होनी चाहिए, तकनीकी पहलू क्या होना चाहिए, वो आपको पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग बताएंगे। और मेरा कोई दावा नहीं है कि फिलहाल मैं कोई पत्रकार हूं, लेकिन जिस वक्त पत्रकार इतने बुरे हो गए कि वो जनता के बीच न जाए, कल्पना करिए आप ऐसी पत्रकारिता कभी सोच सकते हैं कि जो देश के कथित तौर पर सबसे बड़े पत्रकार होने का दावा करते हैं, जिस झूठी टीआरपी के दम पर वो देश के सबसे अव्वल पत्रकारों में अपनी गिनती शुमार करते हैं, उन लोगों की स्थिति यह है कि वो जनता के बीच अपना माइक लेकर के नहीं जा सकते। वो अपने आम जनता जिसके दम पर वो पत्रकार बने हैं, उनके बीच अपना माइक लेकर के नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने अपना यकीन, अपना भरोसा खो दिया है। और कुछ पत्रकार तो आज की तारीख में ऐसे हैं, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो देश में पत्रकार ही नहीं, प्रोफेसर भी जेलों में बंद हैं, मुकदमा झेल रहे हैं। और कुछ पत्रकार ऐसे हैं जिन्हें Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। पत्रकार को अगर सुरक्षा की जरूरत पड़ जाए तो फिर पत्रकारिता से जुड़े हुए हर व्यक्ति को सोचना होगा। मुझे लगता है कि उस बच्चे को सुरक्षा की जरूरत है जो साइकिल पर पत्रकारिता करता था, अब उसने मोटरसाइकिल खरीद ली है और मुकदमा झेलते हुए भी बेखौफ होकर के अपनी आवाज उठाने का काम कर रहा है। तो ऐसे वक्त में पत्रकारिता पर बात करना और ऐसे एक खूबसूरत आयोजन में बात करना, मुझे लगता है बहुत जरूरी पहलू इसका ये है। सुमित जब अपनी बात कह रहे थे तो उन्होंने कहा कि नारद को पहले पत्रकार के रूप में पढ़ाया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे देश के विश्वविद्यालयों में ज्ञान की देवी बनाकर किसको पढ़ाया जाता है? सरस्वती। अभी देखिए चालाकी है, पहली ट्रेनिंग मैंने यही दे दी, जो मुझे बोलना था मैंने आपसे बुलवा दिया। माइक में मेरे नाम के आगे रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। चालाकी उन्हीं को थोड़ा ही आती है कि देश के गद्दारों को फिर सामने से आवाज है। और टीवी पर बैठकर उनका प्रवक्ता कहता है कि नेता ने थोड़ा ही बोला था गोली मारने की बात, वो तो जनता ने बोला था। समझ रहे खेला? सबसे बड़ा खेल आज की तारीख में कुछ है तो वो भाषा है, और उस भाषा में ही खेल खेलना होता है। प्रोफेसर अपने ढंग से खेल खेलता है, लेकिन सबसे बड़े खिलाड़ी उसके तो पत्रकार ही हैं। वसीम बरेलवी का एक शेर मुझे बहुत प्रिय लगता है, इससे भी आप समझ जाएंगे कि मैं किस दिशा में आपको अगले कुछ मिनटों में ले जाना चाह रहा हूं। कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, इसका सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। और एक बिगड़ी हुई औलाद भला क्या जाने, कैसे मां बाप के चेहरे से हंसी जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि कौन सी बात कहां कैसे कहना है। मेरी बातचीत का यही बिंदु कि जब आपके शैक्षणिक संस्थानों में मिथकों के जरिए कहानी सुनाई जाए कि नारद जिनका वजूद था या नहीं था यह भी प्रमाणित नहीं है और वो पहले पत्रकार है, तो देश के विश्वविद्यालयों में क्या होगा? आज जिन्हें प्रोफेसर होना चाहिए वो विश्वविद्यालयों से बाहर हैं, और मैं केवल अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे तमाम लोग बाहर हैं। और जिन्हें कोई नहीं पूछता, जिनके पास शुद्ध लिखने को कह दो तो एक पन्ना लिख नहीं पाएंगे, उनकी भाषा इतनी खराब है, उनकी समझदारी इतनी खराब है, लेकिन वो एक खास किस्म के ढांचे में शर्तों को पूरा करते हैं, तो इसलिए वो विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर ही नहीं वाइस चांसलर तक बने हुए। मेरे वाइस चांसलर का एक दिन एक फोटो आया कि उसने अपनी ऑफिस के पास एक कार्यक्रम किया, और जिसमें आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगा, दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति जय श्री राम का नारा लिखा हुआ है और उसके सामने हवन हो रही है, हिंदू अध्ययन केंद्र की स्थापना हो रही है और उसमें बैठकर हवन कर रहा है एक कुलपति, देश के सरकारी पैसे से चलने वाले एक सरकारी संस्थान का। फिर उस देश में क्या कोई निष्पक्षता उस विश्वविद्यालय के भीतर बची क्या? अब ये पत्रकारिता में बहुत आराम से यही रवैया, यही चीजें चली गई है। इसलिए एक तबका जो आज की तारीख में सबसे ज्यादा ताकतवर है वो सत्ता के पक्ष वाला है, इसलिए वो अपनी भाषा वही बनता है जो भाषा सत्ता की होती है।
एक उदाहरण से समझते हैं। विपक्षी दलों का 2024 में एक गठबंधन बना और उसने अपना नाम रखा INDIA। सोच के, रणनीति बना के उसने उसका नाम क्या रखा? इंडिया। और उसने ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बनाई कि जब सत्ताधारी दल हमारा विरोध करेंगे तो उनके सामने दबाव होगा कि वो इंडिया का विरोध कर रहे हैं। भाषा से खेल कैसे होता है, इसको आप इस तरह से उदाहरण से समझें। फिर सत्ताधारी दल के सामने ये चुनौती तो आ गई कि बिल्कुल ठीक बात है, अगर हम कोई ऐसी बात का विरोध करेंगे तो विपक्ष वाला गठबंधन सीधे कहेगा कि देखो जिनको इंडिया से दिक्कत है वो कहां चले जाएं। अच्छा, अब आप समझ गए कि बोलना है। तो यही खेल है बस। तो सत्ताधारी दल ने इसकी काट क्या ढूंढी? सत्ताधारी दल के सबसे बड़े नेता ने, और मैं नाम नहीं ले रहा हूं, इसका मतलब आपको समझ जाना होगा कि क्लास लेने का मतलब क्या होता है। जरूरी नहीं कि हर बात वैसे ही बोल के समझाई जाए कि जब लगे कि मैं आपको समझा रहा हूं। बातचीत से भी आपको अपने काम की बात निकाल लेनी है कि कौन सी बात कहां बोलनी है और कहां बिना बोले भी उससे बेहतर काम किया जा सकता है। तो जो सबसे बड़े नेता हैं उन्होंने उसकी काट क्या ढूंढी? उसका नाम रख दिया इंडी अलायंस। ए से अलायंस, तो बाकी 4 अक्षर वो शॉर्ट फॉर्म का ही बोलते रहे और अलायंस को पूरा बोलते रहे, तो इंडिया विरोध में हो नहीं पाया। अब आप देखिए, सत्ताधारी दल के नेता ने बोला, यानी वो एक पार्टी है, और पत्रकार अपने टेलीविजन चैनल पर अपने स्टूडियो में बैठकर उसी शब्द को बोल करके सवाल पूछने लगा कि बताओ भाई इंडी अलायंस वालों, तुमने देश का भला किया या बुरा किया? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये पत्रकारिता तो कतई नहीं कहलाता, क्योंकि आप एक पक्ष बन गए ना। तो कहां गया वो निष्पक्ष होना या तटस्थ होना? मेरी एक साफ समझ है। मेरी समझ ये है और मेरी गुजारिश आपसे ये है, मैं जब क्लास में पढ़ाया करता था तो अपने विद्यार्थियों से कहता था कि चूंकि हिंदी पढ़ाता था, मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी भी नहीं हूं, लेकिन राजनीति करना आता है, पढ़ना आता है, समझना आता है। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि जो राजनीति करेंगे नहीं वो राजनीति के शिकार होंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर, जिनको हम अपना वैचारिक पुरखा मानते हैं, वो तो दोनों चुनाव हार गए थे। कई बार लोग कहते हैं कि नौकरी से निकाल दिए गए, और अभी आशुतोष जी जैसे स्टीव जॉब की कहानी सुना रहे थे, उससे ये पता चला कि नौकरी से निकाला जाना तो बड़ा शुभ होता है। आईफोन वाले को निकाला गया, बाद में जब गया तो सीईओ बना और पूरी दुनिया पर राज किया। आज भी आईफोन सबसे बड़ी एक उपलब्धि और कामयाबी के रूप में बना हुआ है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जो एक बात सबसे महत्वपूर्ण है और जिसके लिए हम उनको अपना मानते हैं, डॉक्टर अंबेडकर सनसनी पैदा करने का नाम नहीं है। और भाषा में संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी तीनों में दक्ष थे। कोई, आप डॉक्टर अंबेडकर की पूरी लेखनी पढ़ जाएं, आपको नफरत की बू नहीं आएगी एक शब्द में। और हम उनसे इतने वर्षों बाद भी लड़ने के लिए, गुस्सा का प्रतिकार जब होता है तो तुरंत हमारी भाषा पर उसका असर दिखने लगता है। क्रोध में दिखे, उत्तेजना में दिखे, भीतर का सहज भाव, उसको हम रोक ना पाए। जिस दिन डॉक्टर अंबेडकर रोए थे, मैं तो उस जगह पर गया हूं, सयाजी बाग, वडोदरा, गुजरात, उस जगह का नाम वहां के लोगों ने रखा है संकल्प भूमि। केवल 10 दिन नौकरी कर पाए थे, 11वें दिन ये संकल्प ले लिया कि नौकरी हमसे ना होगी, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद 32 डिग्रियां, 4 पीएचडी में, मैं केवल 1 पीएचडी कर पाया। 4 पीएचडी के साथ 32 डिग्री और एक भी फर्जी डिग्री नहीं। भाषा में यही खेल होता है। मैंने नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन समझ गए कि मैं किसको कर रहा हूं। शायद मेरी क्लास का यही एक पहलू है जिसके लिए मैं आपके सामने खड़ा हूं। बिना नाम लिए भी सबसे मारक व्यंग किया जा सकता है, और कई बार नाम लेकर के अगर वो बात बोल दी जाए तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। अगर आपने उस बात को कहने का सलीका ये डेवलप कर लिया तो मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा मारक हो।
क्योंकि पिछले कई वर्षों से देश भर के कई कोनों में जाकर बोलता रहा हूं। और मुझे याद है कि जब आज से 2 या 3 साल पहले दीक्षा भूमि पर बोल रहा था, 14 अप्रैल का दिन था, और वो नागपुर में है। नागपुर के चंद मीटर दूरी पर उनका मुख्यालय है, जिनको आज सबसे ज्यादा दिक्कत बाबा साहब अम्बेडकर से। और कुछ दिन बाद मुझे मेरे एक मित्र ने, जो परिचित थे दूर के, दिल्ली के ही कार्यक्रम में मिले। और इससे भी मैं एक बात जो कहना चाह रहा हूं वो आप तक पहुंच जाएगी। उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, 2 मिनट का समय दीजिए। मैंने कहा यही बात कर लीजिए, मुझे कहीं जाना है। उन्होंने कहा नहीं, अकेले में। तो मैंने कहा ये मेरा नंबर है, आप इस पर फोन कर लीजिएगा। तो उन्होंने कहा फोन पर ये बात की नहीं जा सकती। मैंने कहा ऐसी कौन सी बात करनी है मैंने? तो उसने कहा कि मैं होम मिनिस्ट्री में काम करता हूं। तुरंत मेरे कान खड़े हुए। मैंने बाकी सबको कहा कि आप यहीं ठहरे, मैं इनसे अकेले में बात करके आता हूं। और फाइल उन्होंने दिखाई। उन्होंने कहा कि जिस दिन आपका वो भाषण हुआ था, उस दिन हमें ये काम दिया गया था 48 घंटे में, खोज करके वो पॉइंट निकाल के बनाओ जिस पर मैं इन पर मुकदमा कर सके। मुझे नहीं पता, मैं इसकी वैधता नहीं जानता, लेकिन उस शख्स ने जो मुझे बात कही कि आपने एक चालाकी की थी कि आपने 1.25 घंटे के अपने भाषण में सारी बात कह दी, लेकिन 2 आपने बहुत बचते हुए 2 ऐसी प्रक्रिया अपनाई थी अपने भाषण में जिससे आप बच गए। पहला कि कोई भी बात आपने छोड़ी नहीं व्यंग करने, कटाक्ष करने की, लेकिन नाम किसी का नहीं लिया। और दूसरा, जब भी आप कोई बात कहते थे तो उसका रेफरेंस दे दिया करते थे। तो बात जो मेरी होनी थी वो किस पर ट्रांसफर हो गई? ज्योतिबा फूले पर, डॉक्टर अंबेडकर पर, पेरियार पर। और उन पर तो मुकदमा न तो किया जा सकता है और न भी उतनी हिम्मत है। और इसलिए मुझे वो सबक मिला। और वैसे ही मैं भाषा विज्ञान का विद्यार्थी रहा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी हिंदी पढ़ी, पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदी का गोल्ड मेडलिस्ट रहा। जब तक नौकरी में था ये बात नहीं बताता था, लेकिन अब हर मंच से बोलता हूं। और क्यों बोलता हूं पता है? एक जगह मुझे महाराष्ट्र में गया था तो मुझे किस्सा मिला। एक बार डॉक्टर अंबेडकर के पास, मुझे लगता है लेट 50s की बात होगी, एक व्यक्ति गया और उसने कहा कि बाबा साहब, मैं अपने बस्ती का, अपने पीढ़ियों का, अपने पुरखों के बीच पहला व्यक्ति हूं जो IAS बन गया। उस जमाने में IAS हुआ करता था, तो आपकी कुछ मदद करना चाहता हूं। डॉक्टर अंबेडकर ने बोला कि क्या मदद करोगे, तो हमारे घर जाते हो, गांव जाते हो अपनी बस्ती में? उसने कहा नहीं। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हर 15 दिन, महीने पर अपनी बस्ती में जरूर जाया करना, और जो सरकारी गाड़ी मिली है, जो बत्ती मिली है, और जो ड्रेस अपना सूट बूट पहनकर, वो पहनकर जाया करना, और कोई काम नहीं, ताकि तुम्हारे समाज के लोग देखकर ये महसूस करें कि वो हमारे बीच का है। और जब वो इतना ताकतवर हो सकता है तो हम भी क्यों नहीं हो सकते? तो फिर हमें तो अपनी ताकत बतानी होगी। और हम ये जानते हैं कि जिस समय जंगे आजादी चल रही थी, इस देश के बड़े नेता कपड़ों का त्याग कर रहे थे जिनका अपना पक्ष था, और डॉक्टर अंबेडकर सूट बूट पहन करके खड़े थे ताकि मेरे समाज के लोग देख करके वो कॉन्फिडेंस लें कि कपड़ा बनाया हमने, इसको पैदा किया हमने, समाज बनाया हमने, खेत खलिहान बनाए हमने, इमारतें बनाई हमने। तो फिर हम उसका उपयोग क्यों ना करें? क्योंकि कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि मेरे जूते की कीमत भी बताई जा रही थी, और सुमित भाई तो इसके शिकार बहुत होते रहे कि भाई पहली पीढ़ी का पत्रकार है, जहाज में घूमता है, अच्छा कपड़ा पहनता है। ये उस पत्रकारिता की शर्त। अब ये पहलू क्या है? भाषा से जुड़ा हुआ है कि जब उस व्यक्ति ने कहा कि आपने रेफरेंस देकर के कोई कोट किया, मुझे लगता है कि आज की तारीख में जब ये नौजवान बोल रहा था कि 2 मुकदमे उस पे हुए तो हमारे पे भी हैं, लेकिन अब वो मुकदमे सामाजिक और इस तरह की चीजों पे होते हैं। इससे किसी को ये ताली बजवा करके सेमिनार में प्रोत्साहित नहीं कर देना है कि ये यूट्यूबर मीट के बाहर जब लोग निकले तो बाकी सब पूछें कि यार हमारे को मुकदमा नहीं हुआ, लगता है अच्छी पत्रकारिता नहीं कर रहे। यहां नहीं ले जाना इस बातचीत को। मुकदमा होना शर्म की बात नहीं है, लेकिन गर्व की भी बात नहीं है। हम अगर हक और सच की बात करेंगे, और मैं कहते हुए कह रहा हूं, मेरे ऊपर भी है, लेकिन मैं ये जानते हुए कह रहा हूं कि ये इसे बुलाना नहीं है,
बच करके, और जो पूरे 2 दिन की ट्रेनिंग में मुझे लगता है सबसे बुनियादी पहलू इसका यही है, मुकदमा होने से बचाने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, उसका एक हिस्सा इन दोनों वक्ताओं ने कह दिया, उसके तकनीकी पक्ष को, कि आप खबर कैसे बनाएं, कहां से उसकी वैधता लें, कहां से उसे पुष्ट करें कि वो गलत ना हो। मैं आपसे भाषा वाले सेगमेंट में केवल ये कहना चाहता हूं कि वो सारा आधार जो आपको मुकदमे या विरोध या उत्तेजना से बचाएगा और आपकी पत्रकारिता की गुणवत्ता को बेहतर करेगा, वो आपकी भाषा है। और उसमें बचने का तरीका यह है कि हम उद्धरण देकर, कोटेशन के तहत अपनी बात क्यों ना कहें। मैंने एक भाषण मेरा बहुत वायरल हुआ, जैसे बाल काटना नाई का धर्म नहीं धंधा है, जैसे कपड़े का काम करना धोबी का धर्म नहीं धंधा है। और उसमें जोड़ते जाइए, मैं तो कई बार भाषण में वो खेल करता हूं, क्योंकि वो गलत तो है नहीं, मंशा वही है। वैसे ही दान दक्षिणा पर नहीं, हमने वो भी नाम नहीं लिया था। यही मैं चाह रहा था कि आप ही बोले। महात्मा फूले ने अगर लिखा है तब मैं बोलूंगा, और अगर फूले ने नहीं लिखा है उसके बाद मैं बोल दूं और नीचे लिखूं ज्योतिबा फूले, तो फिर रेफरेंस तो देना पड़ेगा कि कहां बोला। एक बार मेरे ही ऊपर एक बात आ गई थी। तो ये करना है कि मुझे लगता है मुश्किल से मुश्किल बात, कड़ी से कड़ी बात, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो या पत्रकारिता की, उसे भी अगर मौका मिले तो अपने वैचारिक पुरखों के किसी किताब से, किसी उद्धरण से कोट करके क्यों ना अपनी बात कह दी जाए, और जो बात आपके ऊपर नहीं आएगी अपने उन नायकों के ऊपर आएगी जिनकी मूर्ति पर माला वो भी पहनाते हैं, जो आपको जेल में डालने की बात करना चाहते हैं। और दूसरी बात कि बिना नाम लिए भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, इसलिए मैंने जो बिंदु बनाए हैं उसमें यह है कि खबर क्या है ये पत्रकार आपको बताएंगे, लेकिन खबर कैसे कहनी है, कैसे उसको लोगों के बीच कहना है, उसे तो आपको तय करना होगा, वो डेवलप करना होगा। किसके लिए खबर बना रहे हैं आप, अगला बिंदु, इससे तय होगा कि आपकी भाषा क्या होगी। मिसाल के तौर पे अब मैं खुद को लोगों के बीच जाते हुए महसूस करता हूं कि हर जगह बोलना, मैं बोलने के लिए जाना जाता हूं, लेकिन मैं लिखता हूं और उससे ज्यादा मैं पढ़ता हूं। और ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, ये आपके लिए कहना चाहता हूं कि भाषा तब तक अच्छी नहीं होगी जब तक आपके पढ़ने का प्रतिशत आपके बोलने और लिखने से दुगना ना हो। 15 मिनट का एक शो बनाने के लिए, और चूंकि सुमित ने आयोजित किया है तो रेफरेंस सुमित का ही ले लेते हैं। सुमित वो शुरुआती लोगों में है जो एक प्रोफेसर को बिगाड़ने में इनकी बड़ी भूमिका है कि आप भी अपना एक चैनल बना लो, इतना अच्छा बोलते हो, और सारा तकनीकी पहलू तो इन्होंने ही समझाया, और ऐसे 1-2 और मित्र थे। लेकिन मैं कहूंगा कि नौकरी जाने के बाद उसी से तो सामने खड़ा हूं मैं। आज तक जितना साल भर हो गया, 1 साल होने वाला है, नौकरी गई, लेकिन चेहरे पर न मुस्कुराहट कम हुई, न कभी किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ा, क्योंकि वो एक चीज थी जो नौकरी जाने के लिए क्या है, यूट्यूब चैनल नहीं बनाते तो किसी और बहाने से चली जाती, शर्त कुछ और थी उनकी। लेकिन हाँ, वो जो चैनल बनाया उसमें मेरा कामयाब होना इसलिए है, मैं अभी अपने को कामयाब नहीं मान रहा हूं, क्योंकि कामयाबी कोई मंजिल नहीं है, वो एक सफर है, और हम सब अभी एक सफर में हैं। आपके 1 मिलियन हो जाएं यूट्यूब पर, ये बड़ी कामयाबी नहीं है। मुझे लग रहा है कि अगर, मुझे आज भी याद है कि सुमित उस पूरे फ्रेमवर्क को जब हम लोग बना रहे थे और मेरे मन में था, कोरोना था, ये 5वां बहुजन यूट्यूबर मीट है, तो आप इससे जोड़ लीजिए कि पहला कब हुआ होगा, और ऑनलाइन हुआ था, और इसलिए मैंने कहा कि 5 साल निरंतर लगातार इस बहुजन मीट को यहां तक आपके बीच में ले आए। तो सबसे बड़े यूट्यूबर बहुजन लोगों के बीच सुमित नहीं है, और भी लोग बहुत बड़े बड़े हैं, उन्होंने और भी बहुत बड़े बड़े काम किए होंगे, लेकिन इतने बड़े समुदाय को देश भर से इकट्ठा करके 5वीं बार लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम चला करके अपने जैसे और कई लोगों को बनाने में अपनी भूमिका निभाने के लिए इनको बधाई देना चाहिए। और मैं भी ये चाहता हूं कि आज जरूरत इंडिविजुअल की नहीं है, एक लक्ष्मण यादव से कुछ भी नहीं होने वाला।
हम कितने भी बड़े हो जाएं, फूले अंबेडकर पेरियार के सामने तो कुछ भी नहीं होंगे। और वो लोग क्या करते थे, वहां मैं आपको ले जाना चाह रहा हूं। डॉक्टर अंबेडकर पढ़ते थे, जितना लिखा है उससे कई गुना ज्यादा उन्होंने पढ़ा है। और मैं आपसे एक सवाल करूं कि पिछले एक महीने में कितने लोग ऐसे हैं जो ये बता सकते हैं कि कोई नई किताब उन्होंने पढ़ी है जो उनके सिलेबस से बाहर की है? अगर आप पढ़ाई करते हैं तो मुश्किल होगा, 5% लोग भी नहीं होंगे। तो अब बंद कमरे में है, भले रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन कुछ तो अपनी आलोचना बनती है ना, और हम ही करेंगे ना। आप हमारी करेंगे, हम आपकी करेंगे, और दिल बड़ा करके उसको सुनना चाहिए। अगर पिछले एक महीने में, 2 महीने में हमने कोई नई किताब नहीं पढ़ी, केवल व्हाट्सएप, केवल फेसबुक, केवल ट्विटर से पत्रकारिता, माफ कीजिए, कतई नहीं बनेगा। फिर वही भाषा होगी जो उनके थंबनेल क्लिक करने से ज्यादा चलती है। आप रात में सोते हैं, सुबह सरकार गिर जाती है और फिर बन जाती है। अब ये चुटकुला ही हो चुका ना। बावजूद इस चुटकुले के व्यूज का दबाव होता है, और हम जानते हैं कि आपको भी, मैं तो अब तो यूट्यूब के दुनिया में हूं, और हां, दूसरा काम लिखने का कर रहा हूं। एक और किताब मेरी आने वाली है। पहली किताब तो प्रोफेसर की डायरी लिख दी, उसके बहाने ये पता चले कि विश्वविद्यालयों के भीतर क्या हो रहा था, ये भी बोलने की हिम्मत कोई बहुजन नहीं कर रहा है। सोचिए, अब मैं दूसरी जो किताब लिख रहा हूं उसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ने का मेरा मन है, और मैं उसी में अपना ज्यादा वक्त लगा रहा हूं। बाकी बोलना और इस तरह के कार्यक्रमों में आना वो हमारा एक हिस्सा है। और जब पढ़ रहा हूं तब मुझे लग रहा है कि मेरी भाषा कितनी खराब थी। और मैं ईमानदारी से आपको अपनी बात कह रहा हूं, जब उस पहले कोविड के समय मैंने ये शुरू किया, उसके पहले हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में स्टडी सर्किल चलाया करते थे, और दिल्ली विश्वविद्यालय में 6 दिसंबर 2016 को हमने पहला कार्यक्रम किया था बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर, उस स्टडी सर्किल का। फिर उसके बाद ज्योतिबा फुले के ऊपर कार्यक्रम किया, फूलन देवी के ऊपर कार्यक्रम किया उस विश्वविद्यालय में, और तब से इस वो जो नौकरी जाने में है ना, इन सब की बड़ी भूमिका है कि दिल्ली विश्वविद्यालय जैसी जगह जो मंडल विरोधी आंदोलन का गढ़ रहा हो, उस जगह पर फूले, अंबेडकर, पेरियार पर हमने स्टडी सर्किल चलाया था, और 2016, 17, 18, 19 तक चलाया। बड़े बड़े आंदोलन वहां किए, जिसमें से एक था रोस्टर आंदोलन। और आज भी खोज कर देखिएगा, इतने यूट्यूबर्स हैं, खबरें हर जगह मिलेंगी, लेकिन रोस्टर आंदोलन पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का काम सुमित ने किया था, और आज भी इनके चैनल पर रोस्टर आंदोलन की डॉक्यूमेंट्री मौजूद है। 2 अप्रैल के भारत बंद के समय क्या हो रहा था, दिल्ली विश्वविद्यालय में हमने वो काम किया। और ये सब करते हुए हमने डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ा था, फूले को पढ़ा था, पेरियार को पढ़ा था। लेकिन जब कोविड आया तो हमने उस समय का सदुपयोग करने की यही कोशिश की कि एक बार फिर से अपने उन आइकॉन्स को पढ़ते हैं जिनकी वजह से आइडिया ऑफ इंडिया हमारा ऐसा बना है, या इसमें और कैसा बनना चाहिए। और यकीन मानिए, जब हमने पहली बार गुलामगिरी फिर से पढ़ी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट फिर से पढ़ा, हिंदू बनाम हिंदू फिर से पढ़ा, पेरियार की लिखी हुई बातें पढ़ी, फूले की जीवनी पढ़ी, मंडल आंदोलन का इतिहास पढ़ा, और उस पर जब वीडियो बनाना शुरू किया तो कैमरे की क्वालिटी निहायत घटिया थी। अगर आज भी आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि एकदम घटिया क्वालिटी, माइक भी ठीक से काम नहीं कर रहा। मैं मतलब आपको उसको उस दिशा में कैसे ले जाऊं, आपको समय भी कम है, लेकिन जिस टेबल पर पढ़ता था उसी पर किताब रख करके उस पर ऐसे मोबाइल रख करके बनाता था, और 10 मिनट की वीडियो में 5 बार वो मोबाइल गिर जाती और उसी मोबाइल में एडिट करना। मुझे लगता है कि 99% हम सारे लोग उन्हीं रास्तों से चल करके आए हैं। आपके पास कितने लोगों के पास आईफोन है? यहां मुश्किल से 3-4 लोग हैं, 5 लोग हैं। तो ये वो जनरेशन है। फिर इसका मतलब मेरे पास था क्या जिससे मैं बोला? कंटेंट। और कंटेंट भी पुराना। गुलामगिरी पर नया आप क्या बोलेंगे? डॉक्टर अंबेडकर के एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पर नया क्या बोलेंगे? डॉक्टर अंबेडकर पर सैकड़ों हजारों किताबें लिखी गई, आपके पास नया क्या है बोलने का? तो 2 ही चीज तो थी, भाषा और लहजा। भाषा और लहजा में फर्क है। भाषा यानी कि क्या बोलना था, तो कंटेंट हमने अपने हिस्टोरिकल चीज से लिया। आप रोजमर्रा की पत्रकारिता करते हैं, और आप अगर मेरी भाषा सुन रहे होंगे तो आपको महसूस हो रहा होगा कि मैं हिंदी उर्दू मिक्स बोल रहा हूं। ये मेरी भाषा है, और मुझे लगता है कि ये मिश्रण, इसीलिए ये जो बिंदु जिस पर मैं बोलना चाह रहा हूं, किसके लिए आप बोल रहे हैं। तो जब मैंने अपने चैनल पर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पर वीडियो बनाई, गुलामगिरी पर वीडियो बनाई, तो मैंने केवल एक कोशिश की
जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, क्यों ना उसकी भाषा, उसके लहजे में बात करूं, वहां विद्वता दिखाने का कोई अर्थ नहीं। इसलिए शब्दों का चयन निहायत सामान्य किया, जिससे लोगों को बोलचाल में समझ में आए। और फिर आज भी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वीडियोस में से गुलामगिरी और एलिनेशन ऑफ कास्ट वाली मेरी वीडियो, वो भी मिलियंस के ऊपर देखी गई। इसका मतलब क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, वो ये कि आप पत्रकारिता कर रहे हैं रोजमर्रा की, आपको गुलामगिरी पर नहीं बात करनी है, जायज, लेकिन आप जो कंटेंट रोज बना रहे हैं उसमें किसके लिए आप संबोधित कर रहे हैं, अगर ये आपने पकड़ लिया तो उसके पहले का बैकग्राउंड आपके काम आ जाएगा, किताब पढ़ने का, अपनी भाषा को बेहतर करने का। और एक सुझाव मैं दूं, मैंने उस समय उसको अपनाया था, पूरी स्क्रिप्ट अगर न लिख पाए, किसी और को कॉपी कतई मत करिएगा। अगर कॉपी करते तो समर राज की शैली सुमित चौहान से अलहदा कतई न होती, और दोनों की अपनी शैली है, बिल्कुल अलग है। मेरी शैली बिल्कुल अलग है, और मैं फिर से कह रहा हूं कि मैंने अब तक जितना बोला है, जितना लिखा है, उसमें कोई ऐसा नई थ्योरी तो मैंने डेवलप कर नहीं दी जो फूले मिटकर पेरियार ने डेवलप नहीं की। फिर हमारी पहचान किस बात की है कि उस बात को किस तरीके से आप आसान करके लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हो पाए। इसलिए किसी की कॉपी करना कतई नहीं, इसलिए किसी की भाषा कतई फॉलो नहीं की जा सकती। सबकी भाषा बिल्कुल अलग होती है। आप नए शब्दों का प्रयोग अपने ढंग से करिए, इससे तय होगा कि खबर क्या है वो आपने तय किया, खबर कैसे किस भाषा में जाए उसके लिए पॉइंटर्स बनाया करें, पॉइंट्स बनाएं। कहीं आप अगर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं तब वहां स्क्रिप्ट नहीं जाती। आप जहां होते हैं कैमरा माइक कई बार अचानक निकाल करके तुरंत बोलना होता है, वहां स्क्रिप्ट नहीं बनाते। लेकिन मेरी गुजारिश उन दोस्तों से है जिनके पास समय है, वो अपने स्टूडियो में बैठे हैं, अपने कमरे में बैठे हैं, तो कम से कम 5 बातें 10 मिनट की वीडियो के लिए जरूर नोट कर लें। एक तारतम्य होगा, दोहराव नहीं होगा, ये कुछ बातें ध्यान रखनी होती है। पहले मिनट में जो भाषा बोली या जो बिंदु बोले हैं उसको 5वें मिनट में फिर से दोहराइए मत। 5 बातें बोलनी है तो 10 बातें वहां जुड़ के आ जाएंगी और 10 मिनट की एक अच्छी वीडियो अच्छी कंटेंट के साथ बन जाएगी। इसलिए, और मैं फिर से कह रहा हूं, जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, ज्योतिबा फूले जो अखबार निकालते थे उसका नाम था दीनबंधु। ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार जो अखबार निकालते थे, कई अखबार, 3 अखबार से ज्यादा था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण अखबार था खुदी आरसू। बाबा साहब अम्बेडकर 5 अखबार निकालते थे, कंटिन्यू अखबार निकाले, बंद हुआ, फिर निकाले, फिर बंद हुआ। डॉक्टर लोहिया किताबें लिखते थे और बाद में सामयिक वार्ता करके अखबार निकाला करते थे। जितने भी आपके आइकॉन हैं, उन सब ने खूब अध्ययन किया है और एक एक बिंदु को लिखा है। आज के यूट्यूबर से मैं फिर से एक सवाल और पूछता हूं, जैसे मैंने अभी पूछा कि पिछले 1 महीने 2 महीने में आपने कौन सी नई किताब पढ़ी, वैसे ही मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं। जो लोग स्कूल या किसी कोर्स में एडमिशन करने के उम्र से आगे बढ़ चुके हैं, उनसे कि आपने पिछले 1-2 महीने में 1.5-2 पन्ने कब लिखा, किस बात पर लिखा, किस विषय पर लिखा। सच बोलूं, अभी आप अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए तो आखिरी बार निबंध कब लिखा है सोच कर देखिए। वो किसी एग्जाम में लिखा था, पास हो गए, छोड़ दिया। अगर एक पत्रकार लिख नहीं रहा तो उसे पता कैसे चलेगा कि उसकी भाषा है कैसी। बोलने के समय तो एक ऑप्शन है कि उस अपने वीडियो को फिर से देखिए, लेकिन कई बार अपनी वीडियो खुद ही देखिए, अब इससे भी ज्यादा और अच्छे काम होंगे, उसमें समय लगाने का मन करता है। लेकिन आपको पता है, मैं अपनी वीडियो बार बार देखता हूं और मैं हर बार मुझे लगता है कि यहां ये शब्द बहुत गलत बोल दिया। दलाल जैसा शब्द मुझे लगता है कि मीडिया या एक अच्छे भाषण में होना ही नहीं चाहिए। उसकी जगह और भी बहुत सारे, जैसे 2 शब्द बिकाऊ। अब आप चुन कर बताइए कि 2 शब्दों में से बेहतर शब्द आपको सुनने में कौन सा लग रहा है। नेता का काम है बटेंगे कटेंगे, उनको बोलने दीजिए। कटेंगे पर रिपोर्टिंग करते हुए भी अगर आप 20 बार कटेंगे कटेंगे बोल रहे हैं तो इसका मतलब उसकी ही बात पुष्ट हो रही है और आपके ऑडियंस तक जा रही है।
विरोध करने में भी उसी का प्रचार हो रहा है। इसलिए काट ढूंढनी होती है कई बार कि आप अपने शब्दों का चयन कैसे करते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, जो हमें सुनने में अच्छा न लगे वो हमारे कंटेंट में कैसे अच्छा होगा। और हमारे पुरखे कभी पहले ही कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। अच्छा, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा वो किसी और को क्यों अच्छा लगेगा। तो मेरी गुजारिश में, बहुत लंबा बोलने की बजाय मुझे लगता है कि घुमा फिरा की यही बातें हैं, पढ़ना। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो किताबों की लिस्ट हम आपको दे देंगे और गूगल पे सब मौजूद है। ईमानदारी से सोचकर बताइए, डॉक्टर अंबेडकर की पूरी जीवनी किसने पढ़ी, किस किताब से पढ़ी। और सबसे ज्यादा जय भीम हम बोलते हैं, बाहर नहीं बोलूंगा अभी ये बात, क्योंकि हमें फिर कोटेशन नहीं मिलेगा, रेफरेंस नहीं मिलेगा, जहां मैं आपको ले जाना चाह रहा हूं। और कल्पना करिए, एक मैं छोटी सी बात और जोड़ दूं पत्रकारिता के लिए, मैं फिर से कर रहा हूं, शानदार पत्रकार आपके बीच में आएंगे। मान लीजिए किसी रिपोर्टिंग में आप गए, वहां कोई जगह ऐसी आपको मिली, तो थोड़ा कभी अपनी रिपोर्टिंग में रंगों का इस्तेमाल करिए, कभी म्यूजिक पर कोई बात करिए, कभी वहां के लोकल, जो वहां के कल्चर से जुड़ी हुई चीजें हैं, कहीं चूड़ी बन रही होगी, कहीं कपड़े का काम हो रहा होगा, और ये कमेरा लोग 90% वही तो काम करते हैं। तो क्यों ना हम इतने बहुजन यूट्यूबर थे, जैसे अब आखिर में मैं पूरी अपनी बातचीत को समेटूं, तो हम क्यों पत्रकारिता में, आज तो मैं तो मेरा मुख्य पहचान लेखक और यूट्यूबर इन्हीं दोनों की है। कल तक यूट्यूबर होना शर्म की बात थी, आजकल बड़े बड़े लोग नौकरी से निकाले जा रहे हैं तो यूट्यूबर ही बन रहे हैं और यूट्यूब में वो अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, कई प्रोफेसर ऐसे हैं वो भी यूट्यूबर बनना चाहते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय का अपना एक यूट्यूब चैनल, अब नहीं कोई देखता तो मैं क्या करूं, मुझे ज्यादा देखते हैं, कंटेंट ठीक करो। इसका मतलब यह है कि हम पत्रकारिता क्यों करना चाह रहे हैं, पैसा भी चाहिए। अगर आपको YouTube आपको पैसा नहीं देगा, ट्विटर के भरोसे रहेंगे, तो अनाप शनाप लिखकर ट्विटर से पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। और सबसे घटिया काम होता है पैसा कमाने के लिए काम कर देना, क्योंकि आज ट्विटर जब से पे आउट बढ़ाया है, सबसे ज्यादा गंध मच गई है ट्विटर पे कि नहीं, अनावश्यक रीच के लिए वो सारी चीजें हो रही है। लेकिन अब वो एक ऐसा जरिया जिससे पैसा भी आए, क्योंकि उसकी जरूरत है। पैसा आएगा तो किसी से समझौता नहीं करेंगे, तो मालिक कोई नहीं होगा आपका। अब मैं अपनी बात को समेटते हुए आखिर में दो बातें कह रहा हूं। अखबारों की दुनिया वहां तक पहुंच गई, हिरन अपना इतिहास अगर नहीं लिखेंगे तो शिकारियों की गाथाएं ही इतिहास में दर्ज बनेंगी। चिनुआ अचीबे ने ये बात कह दी। बाबा साहब अंबेडकर दो नहीं थे इस देश दुनिया में, अकेले थे। फूले अकेले थे, पेरियार अकेले थे, लोहिया अकेले थे, मंडल कांशी राम अकेले अकेले आए, लेकिन कुछ ऐसा किया। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास इतनी भीड़ है, मैं भीड़ ही कह रहा हूं, अगर इसमें गुणवत्ता आ जाए तो क्या हम अपने समाज को बेहतर पे बैक टू सोसाइटी नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर पॉइंट नंबर 1, हाथ में माइक अगर और कैमरा है तो इसका मतलब जिम्मेदारी ज्यादा है। एक यूट्यूबर बहुजन समाज का अगर खराब क्वालिटी की, जैसे आप किताब, मेरे हाथ में डायरी है, इसके पहले पन्ने पर एक बहुत अच्छी सी पेंटिंग बनी हुई है, हैंडमेड पेंटिंग जैसा। इसका सामने का कवर पेज देखकर लग रहा है कि क्रिएटिव है, रंगों का इस्तेमाल, क्या बनेगा, कैसे बनेगा, ये एक आकर्षण पैदा करता है। इसके पन्ने, अब इसके दो चीजें हैं, ये सब गुणवत्ता कैसे आएगी, या तो खूब पैसा इन्वेस्ट किया जाए, अगर पैसा है तो गुणवत्ता के लिए इन्वेस्ट करिए, और अगर पैसा नहीं है तो अगर थंबनेल बनाने में रंग का इस्तेमाल, शब्द का इस्तेमाल, उसका फॉन्ट, उस पर कौन सी इमेज होगी, इसका सौंदर्य बोध तो डेवलप करिए। और भाषा सौंदर्य बोध से बनती है। जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, जैसा पिए पानी वैसे होए वाणी, ये कहावत भले हो सकती है,
लेकिन जहन में नफरत होगी तो पत्रकारिता में कट्टर शब्दों का इस्तेमाल अपने आप आ जाएगा, और जहन में ठहराव होगा तो भाषा विनम्र होगी। हमें पूरी विनम्रता से एस्थेटिक सेंस डेवलप करना है, सौंदर्य बोध। हमें रंगों की समझ ही नहीं। कई बहुजन नायकों की किताबें इतनी खराब पन्ने में है कि उनको सामान्य व्यक्ति कभी नहीं पढ़े। तो कभी मजबूरी रही होगी तो खराब किताब आ गई, फिर भी लोगों ने खोज कर पढ़ा कि फूले की किताब, अम्बेडकर की किताब। आज आप खराब किताब लिखकर नहीं पढ़ा सकते लोगों को। जैसे अगली पीढ़ी के बच्चों को सामने संकट है कि विचारधारा से उनको जोड़ पाएंगे, या वो भी कहीं जा रहे हैं झंडा उतारने, नया वाला फहराने, उनको पता ही नहीं इतिहास। इसलिए आखिर में मेरी गुजारिश यह है कि आप एस्थेटिक सेंस पर काम करें। बहुजन होने का मतलब ये कतई नहीं कि आपके 100 वीडियो पिछली जो बनी है उसकी भाषा एक जैसी, विषय एक जैसा, कंटेंट एक जैसा, केवल समाज से शिकायत, केवल जो है एट्रोसिटीज की खबरें। मुझे लग रहा है कि वो जरूरी है, वो प्राथमिक है, लेकिन उसके साथ सौंदर्य बोध डेवलप करने के लिए कभी पढ़िए ना उस पर ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक कविता, ठाकुर का कुआं। वो आपके कंटेंट को मजबूत करेगी कि नहीं करेगी? लेकिन आपने चूंकि कविता पढ़ी नहीं कभी जीवन में, और आपके कंटेंट में कविता का अंश ही नहीं है, तो फिर भाषा कैसे ठीक होगी? इसलिए जितना पढ़ेंगे, और कबीर के दोहे कितने लोग अपने कंटेंट में इस्तेमाल करते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं। और मुझे अभी आप 5 मिनट के लिए कोई विषय दीजिए, मैं उस पर 5 दोहे आपको बता दूंगा। अभी बताइए, कोई भी कंटेंट अगर आपको बोलना है और उसमें कबीर का एक दोहा आपने पढ़ा, तो व्यूज तो बाद की बात है, आपके कंटेंट में दम होगा कि नहीं होगा? उसमें वैधता पैदा होगी, प्रभाव पैदा होगा। और आज नहीं कल, यूट्यूब की दुनिया तो वो है ना कि आज कोई वीडियो जरूरी ये नहीं है कि नहीं चली तो नहीं ही चली। हो सकता है कल कोई आए और शीशे पर पड़ी धूल को यूं झाड़ेगा और फिर देखेगा कि उस पर चमक कितनी ज्यादा। तो कुछ काम इसके लिए किया जाए। ये आखिर में मेरा वक्त चूंकि लगभग पूरा हो चुका है, इसलिए मैं आपसे जाते जाते दोनों बात मैं फिर से दोहरा देता हूं बिंदुवार। कम्युनिटी जर्नलिज्म, चूंकि सुमित ने उन लोगों को यहां इकट्ठा किया है जो अपने समाज के सबसे जिम्मेदार लोग हैं, थोड़े से लोग हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी अपने समाज के एट्रोसिटीज को कवर करने की, क्योंकि और कोई कवर नहीं करेगा। कोई अगर गांव में दमन हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार होता है, उसे कोई और नहीं दिखाएगा तो आपको दिखाना जरूरी है। लेकिन जब उससे फुर्सत मिले, कभी वक्त मिले, किसी किताब पर, हमारा एक दोस्त है वो बहुजन साहित्य करके चैनल चलाता है और उसने किताबों पर कंटेंट बनाया, एक साइंस जर्नी करके एक चैनल है, वो रेफरेंस के साथ मनुस्मृति में कहां लिखा है तो उसने चौपाई पढ़ के सुना दी, ये देखो पेज नंबर इतना, ये इतना। झूठ भी नहीं बोलना, जैसे वो भाजपा के प्रवक्ता बोल दिया कि बाबा साहब की इस किताब पर इतने नंबर पर है। फिर एक लड़का, वो इंस्टाग्राम वाला मुकेश, उसने कहा कि वो किताब उसी एडिशन हमने देखी, उस पर तो वो पन्ना है ही नहीं, क्योंकि आप पे नजर ज्यादा है। अगर मेरे जूते पर ट्वीट हो सकता है कि 8,000 का पहन रहे हैं, तो आपके कंटेंट पर तो जरूर खोज करके निकाला जाएगा कि आपने गलत रेफरेंस दे दिया। और जानते हैं, हमारे तर्क से जो जीत नहीं सकता वो हमें बदनाम करके डिलेजिटिमेट कर देगा। और हमारे लोग तो इस बात में महारत हासिल है कि जैसे ही अपने में कोई कमी हो जाए तो 20 लोग अपने ही सबसे पहले खड़े हो जाते हैं। बताओ, इनको ये भी नहीं आता बड़े आगे करने, उधर वो सब किसको किसको बचा ले जाते हैं पता ही नहीं चलता। ये तो अभी इसकी ट्रेनिंग नहीं दूंगा, नहीं तो लोग कहेंगे अच्छा इनको आजकल लोग आलोचना कर रहे हैं तो अपनी बात कह रहे हैं। हम नहीं कह रहे, लेकिन एक बात इशारे में कह रहा हूं, साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। इमदाद का होता है मदद, कोई मदद नहीं करने वाला। इसलिए मैं केवल गुजारिश करके जा रहा हूं कि जब आपकी प्रतिस्पर्धा है तो किसी टीवी चैनल, किसी एंकर से अपनी प्रतिस्पर्धा मत मानिएगा। आपकी प्रतिस्पर्धा अपने आप से है, क्योंकि आपके पास अपनी भाषा है। मेरी भाषा को कभी कॉपी नहीं करिएगा। शब्द भले ही हमारे कॉमन हो सकते हैं, भाषा कभी कॉपी नहीं की जा सकती, भाषा कभी ओढ़ी नहीं जा सकती। और जाते जाते मैं एक बात बताऊं अकबर बिरबल के किस्से से। मैंने आपको जितनी बातें कहनी थी बताने की बजाय मैंने उदाहरण में कह दिया। कई बार बात कहने में किस्सा भी इस्तेमाल करिए, कहावत भी इस्तेमाल करिए। मैंने जब मुझे बार बार जो बात कहनी थी, मैं एक गांव में गया, बहुत बड़ा कार्यक्रम था। 90 साल का एक बुजुर्ग आकर के हमसे बोले कि जानते हो तुम ओबीसी हो, हम लोग तो बहुत समझाते रहे ओबीसी को, लेकिन दलित समझाता है तो अम्बेडकर को अपना कभी ओबीसी तो मानता नहीं। तो आप जैसे लोग पढ़ लिख करके आते हैं तो वो विचारधारा की बात करते हैं।
जानते हो हमारे गांव में गाली जाती थी, अहिर गड़िया कुर्मी चोर धर सारे का टंगरी तोड़। और मैंने जब इसको सुना तो मैंने कहा यार ये तो कमाल का कंटेंट है, जो मेरे गांव में था, मेरे बुजुर्गों के पास था। क्योंकि पीड़ा भी थी, मुहावरे थे, कहावत थी और देसी भाषा थी। और दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मैंने ये बात पूछा कि हिंदू के नाम पर एक करने वाले जरा जवाब दें कि ये कहावत किसने बनाई, किसी मुसलमान ने बनाई क्या? अब सोचिए, ये जैसे मैंने एक वाक्य बोला, मैंने पहला काम किया कि कम्युनलिज्म यानी सांप्रदायिकता से अपने को अलग कर लिया। यानी सांप्रदायिकता हमारी लड़ाई नहीं है हिंदू बना मुसलमान की। और दूसरा काम यह किया कि जे गाली जिसने बनाई उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने कंटेंट दे दिया। और तीसरा काम यह किया कि जो लोग अपने को जाति व्यवस्था में श्रेष्ठ मान रहे थे उनको भी यह समझाया कि तुम्हारे नाम पर गाली है, केवल तुम्हारे सीएम का घर गंगा जल से नहीं धुलवाया गया था, गाली भी दी जाती थी। घुटने में बुद्धि किसकी होती है, 12 बजे के बाद किसकी खुलती है। जैसे ही मैं इस कंटेंट पर गया तब आपको लगेगा कि अपने आप उस गांव वाले बिल्कुल किसी इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाई की जिसने, उसने भी इस कंटेंट से अपना रिश्ता जोड़ लिया। सच सच बताइए, हम मुहावरे लोकोक्तियां तो जानते ही नहीं, हम एक ही धरने पर बोलते जाते हैं। और अगर पीड़ा है, दर्द है, उत्तेजना है, तब भी आपको कविताएं मिल जाएंगी कि मैं किसान हूं और आसमान में धान बो रहा हूं। लोग कहते हैं अरे पगले, आसमान में धान नहीं उगा करता। मैं कहता हूं अरे पगले, जब जमीन पर भगवान उग सकता है तो आसमान में धान क्यों नहीं उग सकता? और अब तो इन दोनों में से एक होकर रहेगा, या तो आसमान में धान जमेगा या जमीन से भगवान। अब ये कविता है रमाशंकर विद्रोही, किताब का नाम है नई खेती। जेएनयू में रह करके कविता लिखी है उन्होंने। अब क्या जरूरत है चीख के चौराहे पर कहने की कि मैं नहीं मानता भगवान को। सवाल हमारे पुरखे हमसे ज्यादा इलाज कर गए हैं, बीमारी पहचान लीजिए, इलाज करने के लिए फूले अम्बेडकर, पेरियार और लोहिया से बड़ा डॉक्टर कहां खोजने जाएंगे हम? तो ये मैंने अपने कंटेंट में ये बात कहनी चाहिए कि हम अपनी भाषा को इन रास्तों से समृद्ध कर सकते हैं, पुराने लोगों से बात कर सकते हैं। जब आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं तब आप ये देखिए कि आपके सवाल की भाषा और उसके जवाब की भाषा में कितना फर्क है। अगर फर्क ज्यादा होगा तो कंटेंट जो लोगों तक पहुंचना उतना नहीं पहुंच पाएगा। भाषा का मतलब ये नहीं कर रहा हूं कि कोई ब्रज बोल रहा है तो आपको भी ब्रज सीखनी होगी, अभिधा में नहीं लेना है, लेकिन उस बात को उस लहजे तक ले जाना होगा। तो मुझे लगता है कि बात पूरी हो जाएगी। किताब पढ़ें, खूब लिखें और सौंदर्य बोध डेवलप करें। और मैं फिर से कह रहा हूं, अगले बहुजन यूट्यूबर मीट के समय अगर फिर से मिलें तो पिछले सालों के अपने थंबनेल